students, welcome to Genic Education. So let us discuss about poles and zero in this lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मींस हम जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें दो टाइप से हम जाएंगे। एक तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं जिसमें हम किसका हेल्प लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का। दूसरा टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं जिसमें हम किसका हेल्प लेते हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस का। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस हमारा बाद का पार्ट है, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था ट्रांसफर फंक्शन। कोई भी सिस्टम हो, फिजिकल सिस्टम मींस मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने का क्या तरीका होता है। और जैसे कि कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, उसमें मैंने बोला था इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है और जो इनपुट वोल्टेज है, इन दोनों के बीच के रिलेटेड का क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। और हमने क्या फाइंड किया था स्टूडेंट्स? हमने फाइंड किया था जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था और जो इनपुट वोल्टेज था, उन दोनों का रेशियो निकला, उनके लाप्लास का रेशियो निकला था और हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया था। और ट्रांसफर फंक्शन पहली बात कौन से सिस्टम्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। दूसरा, जब ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का हम फाइंड करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में इनिशियल कंडीशंस क्या है, जीरो है, उसका मतलब है उस सिस्टम में कोई भी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने डिराइव किया था ट्रांसफर फंक्शन, आज एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, डेट इज पोल्स एंड जीरोस। इसके बिना कंट्रोल सिस्टम चल ही नहीं सकता। हमें पोल्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पोल्स एंड जीरो के कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए अपने पास। फिर पोल्स एंड जीरोस के बाद हम पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का जो लेक्चर का जो पूरा फ्लो चार्ट होगा वो ये होगा, पोल्स एंड जीरोस, फिर इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। फिर हम क्लोज लूप सिस्टम का देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आगे जो चीजें आएंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए आपको क्लोज लूप सिस्टम का, जो हमारा स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे। तो वही टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारी, जो रेफरेंस इनपुट था या डिजायरेबल आउटपुट था उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली इनपुट बोलेंगे। और जो एक्चुअल आउटपुट आएगा उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ये बात हो गई क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सपोज हम पोल्स एंड जीरो का अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पोल्स एंड जीरोस, पोल्स एंड जीरोस। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक ट्रांसफर फंक्शन लेंगे और उसमें देखेंगे पोल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। तो हमारा लेटस से एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसको मैं बोल देता हूं g ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 2 डिवाइड बाय s प्लस 4। ये अपना ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहां पे देखो, मींस ये ट्रांसफर फंक्शन है, अभी ये जनरलाइज फॉर्म नहीं है। जनरलाइज फॉर्म इन द सेंस, यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिख रहा है इसमें ये क्या है, एक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, दोनों पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर के, लेकिन आई होप आपको ये तो पता ही होगा पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। तो ट्रांसफर फंक्शन में जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल हो न्यूमरेटर में वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का हो। पॉलिनोमियल nth ऑर्डर पॉलिनोमियल पॉसिबल है, न्यूमरेटर भी nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हो सकता है, डिनोमिनेटर भी nth ऑर्डर पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मैं इसको जनरली ऐसा लिख सकता हूं, n ऑफ s डिवाइड बाय d ऑफ s, n फॉर न्यूमरेटर और s मींस क्या है, जो पॉलिनोमियल है किसका फंक्शन है, s का, स्मॉल s का। और ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये भी पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है, स्मॉल s का। इतनी बात हो गई क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस जीएस के लिए d ऑफ s क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, डिनोमिनेटर का क्या है, पॉलिनोमियल है, s प्लस 4, s प्लस 4। इसको हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। पहली बात, जो डिनोमिनेटर है उसके जो डिनोमिनेटर क्या है, अपना एक पॉलिनोमियल है s प्लस 4। इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 ले लो, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, -4। जब मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर के रूट्स, इसका मतलब जहां पे डिनोमिनेटर किसका फंक्शन है, s का, s के वो वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अगर s इज इक्वल टू -4 यहां पे रखेंगे तो d ऑफ s क्या होगा, 0। इसका मतलब s इज इक्वल टू -4 क्या है, डिनोमिनेटर का रूट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोल ऑफ द सिस्टम, पोल ऑफ द सिस्टम। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम ऐसा बोले पोल एंड जीरोस, तो ये हमेशा किसके होते हैं, सिस्टम के होते हैं। सिस्टम के पोल्स एंड जीरोस हम डिफाइन करते हैं, और किसके थ्रू डिफाइन करते हैं,
ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू। तो ये अपना पोल ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हो उसका अगर पूछे पोल्स क्या होते हैं, तो पोल्स होते हैं वही जो डिनोमिनेटर डी ऑफ एस के क्या होंगे, रूट्स होंगे। अभी आते हैं बात जीरोस पे। तो यहां पे न्यूमरेटर पॉलिनोमियल क्या है, n ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस 2। इसके जो रूट्स होंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है, s का, तो इसका रूट क्या होगा, s इज इक्वल टू -2। इसको बोलते हैं जीरो जीरो ऑफ द सिस्टम। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। और दूसरी ये सिंपल डेफिनेशन, अभी इसको और दूसरे इंट्यूटिवली कैसे वे में दिखाया जा सकता है, तो हम बोलते हैं कि ये अपना ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इसमें वो s की वैल्यू पुट करो जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू -4 अगर यहां पे रख देंगे, s इज इक्वल टू -4 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 0 विच इज इंफिनिटी। एक्चुअली देखा जाए तो 1 मींस एनीथिंग अपॉन 0, 1 अपॉन एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहां पे ऐसा सोच सकते हो, इज s टेंड्स टू -4, s टेंड्स टू -4, gs अप्रोचेस इंफिनिटी। उस s की वैल्यू, वो s की वैल्यू जिसके लिए g ऑफ s क्या कर रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, उसको हम पोल बोलते हैं। यहां पे s इज इक्वल टू s टेंड्स टू -4, gs टेंड्स टू इंफिनिटी। और 0 किसके लिए बोलेंगे, वो s की वैल्यू जिसके लिए g ऑफ s क्या हो गया, 0 हो गया, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे s इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 2 डिवाइड बाय -2 प्लस 4 दैट इज 0/2 मींस g ऑफ s क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात आ गई समझ में। तो हमारा पोल सिस्टम क्या अभी, लेकिन ये सब जीरो इन्फिनिटी ये सब इंट्यूटिवली यहाँ पे हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें याद क्या रखना है, पोल्स ऑफ द सिस्टम मतलब डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स, जीरोस ऑफ द सिस्टम मतलब जीरोस ऑफ द सिस्टम मतलब जो न्यूमरेटर है उसके हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने उसके जीरो, पोल मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी इसको प्लॉट कैसे करते हैं, देखो ट्रांसफर फंक्शन हम जब फाइंड कर रहे हैं किसी भी कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसका क्या लेते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। और s क्या होता है अपना, सिग्मा प्लस j ओमेगा। इसका मतलब ये क्या है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये एक मैथमेटिकल टूल है। हम कहां से जा रहे हैं, टाइम डोमेन t से कहां पे जा रहे हैं, s डोमेन में। और s क्या है, सिग्मा प्लस j ओमेगा। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब हम टाइम डोमेन में से कहां से जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जा रहे हैं। ये बात हो गई स्टूडेंट समझ में। या ऐसा भी बोल सकते हैं रियल वैल्यूड प्लेन में से हम कहां पे जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो अभी देखो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हो उसका पोल जीरो प्लॉट क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं या बोल सकते हैं एस प्लेन की बात कर रहे हैं। अभी मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन की क्या प्लॉट करने, पोल्स एंड जीरो। तो सबसे पहले ये क्या है, एस का ट्रांसफर फंक्शन, एस का फंक्शन है, इसका मुझे कौन सा प्लेन बनाना पड़ेगा, एस प्लेन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे। यहाँ पे देखो ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन और एस प्लेन बोल सकते हैं इसको, ये सिग्मा, ये जे ओमेगा, ये अपना क्या है, एस प्लेन है। तो यहां पे अभी देखो एस प्लेन, अभी पहला पोल, पहले हम कैसे पोल को कैसे दिखाते हैं वो देखो। ये अपना पोल कहां पे, एस इज इक्वल टू -4, -4 मतलब एस क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा प्लस जे ओमेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका मतलब क्या है, जो एस मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एस इज इक्वल टू -4 सिर्फ कहां पे प्लॉट होगा, रियल एक्सिस पे, क्योंकि इस पोल का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है इसका है, इसलिए मतलब एस इज इक्वल टू -4 कहां पे आएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पे। नेगेटिव रियल एक्सिस मींस यहां पे। अगर मैं प्रॉपर्ली स्केल करूं तो मैं बोल सकता हूं एस इज इक्वल टू -4 यहां पे आएगा। और पोल को हमेशा अभी क्या है देखो, पोल भी एक जो ट्रांसफर फंक्शन है हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना है कि ये पोल है ये 0 है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल हम जब 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सिंपल वहां पे से पॉइंट से दिखाते हैं। सिंपल हम पॉइंट, कोई भी पॉइंट होती है उसको डॉट करके दिखाते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया है कि जो न्यूमरेटर के रूट्स है वो जीरोस है, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, पोल्स है। इसलिए मतलब अगर हमें यहाँ पे शो करना है पोल्स एंड जीरोस का लोकेशन तो हमें कुछ डिफरेंट साइन कन्वेंशन एडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो हमने कंट्रोल थ्योरी में, सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जो हमारा साइन कन्वेंशन मींस नोटेशन एडॉप्ट किया
दिया गया है वो क्या है, अगर हमें पोल दिखाना है तो सिंपल हम छोटा क्रॉस बनाते हैं, ये अपना पोल है -4 पे, तो -4 पे क्रॉस बना देंगे, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि -4 पे आपका एक सिस्टम का पोल है। और 0 दिखाना है तो 0 कहां पे, -2 पे, तो छोटा सा सर्कल बना देंगे, -2 यहां पे आएगा, 0 दिखाते हैं -2 से। अभी मुझे लग रहा है इसका इंस्पिरेशन ऐसे मिला है 0 दिखाने का, क्योंकि ये 0 भी ऐसे लिखते तो छोटा 0 बनाओ, छोटा 0 बनाओ तो वो डिनोट कर रहा है कि ये 0 है, और 0 कहां पे है, -2 पे। तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं पोल जीरो प्लॉट ऑफ द सिस्टम, पोल जीरो प्लॉट ऑफ द पोल जीरो प्लॉट ऑफ द सिस्टम। ये बात हो गई स्टूडेंट समझ में? तो पोल जीरो प्लॉट ऑफ द सिस्टम ये अपना क्लियर हो गया। तो कोई भी ट्रांसफर, अभी आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी जब मैं बात करूंगा पोल्स एंड जीरोस की, तो आपको ये पता होना चाहिए पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, उसमें से पोल्स एंड जीरो निकालो, फिर मैं बोलूंगा इसका प्लॉट करो। तो पोल्स एंड जीरो आपको कैसे प्लॉट करना है, जैसे यहां पे देखा, सपोज अभी इसी क्वेश्चन में अभी दूसरा कोई ट्रांसफर फंक्शन होता जिसका एक पोल कहां पे होता, एक पोल होता सपोज लेट अस से -2 + 3j पे, और एक जीरो होता कहां पे, -1 + 2j पे। ये क्या है अपना पोल, और ये क्या है अपना जीरो। तो यहां पे देखो पोल कहां पे है, -2 + 3j पे। अभी ये रियल एक्सिस पे नहीं, अभी इसके दोनों पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो कहां पे आएगा, ये पोल का रियल पार्ट क्या है, -2, मतलब यहां पे -2 आएगा, ये वाला पॉइंट -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3j, तो यहां पे आएगा अपना 3j। तो यहां पे आएगा अपना, कहां पे ये आएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये ना तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा पोल, ना तो रियल एक्सिस पे होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं बीच पे होगा। तो वहां पे क्या आएगा, ये वाला आ गया अपना पोल। पोल दिखाना है तो क्रॉस से दिखाएंगे, क्या है, -2 + 3j, और जीरो क्या है, -1 + 2j, तो -1 कहीं यहां पे आएगा, -1, और +2j, तो 2j कहीं यहां पे आएगा, ये रहा अपना 2j। तो इन दोनों पॉइंट का लेंगे कॉम्बिनेशन, तो अपना क्या बनेगा यहाँ पे, -1 + 2j। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स, अगर कोई पोल या जीरो कॉम्प्लेक्स हो तो वो ऐसे प्लॉट करना है, और अगर यहां पे जीरो है तो इसको सर्कल करना पड़ेगा, छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये रॉन्ग कहलाएगा। इतनी बात हो गई ना क्लियर? तो जीरो दिखाना है तो छोटा सर्कल बना दो, पॉइंट बता दो। पोल दिखाना है तो क्या कर दे, छोटा सा क्रॉस बना दो, या मल्टीप्लाई का जो हम साइन यूज करते हैं वो बना दो। इतनी बात हो गई क्लियर? ये अपना था पोल जीरो प्लॉट। अभी हम यहां पे देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू, क्योंकि अगर मींस इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें पोल और जीरो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम में इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि गेट के कुछ ऐसे क्वेश्चन से जहां पे अगर आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम पता है तो आपको इतना कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पे आपको लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कैसे? कुछ क्वेश्चन ऐसे आए गेट में जिसमें पूछता है कि रिस्पांस बताओ, इसका आउटपुट रिस्पांस बताओ। तो आउटपुट रिस्पांस में अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा के अगर ये सिर्फ पता लगा पाए कि इस रिस्पांस का t = 0 पे क्या था वैल्यू, ऑप्शन से देख के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम पढ़ते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में देखो क्या है, सबसे पहले सपोज मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s क्या होता है अपना, c ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s। अभी सपोज मुझे इनपुट पता है r ऑफ t, उसका अगर इनपुट पता है तो उसका लाप्लास भी हम निकाल सकते हैं r ऑफ s। तो c ऑफ s क्या होगा, r ऑफ s इंटू g ऑफ s। इतना हो गया क्लियर, r ऑफ s इंटू g ऑफ s। अभी मुझे ये चाहिए था जब मैंने सिस्टम को एनालिसिस करना स्टार्ट किया है टाइम t = 0 पे, टाइम t = 0 पे, तो उस टाइम रिस्पॉन्स क्या था, आउटपुट क्या था, मींस इनिशियल वैल्यू क्या थी आउटपुट की, वो निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आपको पता लगाना है कि t = 0 पे आउटपुट की वैल्यू क्या थी, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन के साथ इनपुट का लाप्लास मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है, c ऑफ t नहीं निकालना है, इतना टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम से डायरेक्ट अगर रिस्पांस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो वहीं से ही हम इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल वैल्यू मतलब कि यहां पे इसका इनवर्स c ऑफ t क्या होगा, c ऑफ t होगा
लाप्लास इनवर्स ऑफ C ऑफ S। ये क्लियर हो गया। अभी लाप्लास इनवर्स में निकालूंगा इसका तो C ऑफ T निकलेगा, फिर उसमें T इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, रिस्पॉन्स की इनिशियल वैल्यू। लेकिन ये सिंपल केसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर G ऑफ S सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसके साथ R ऑफ S मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस होगा। और मैं सिर्फ किसमें इंटरेस्टेड हूं, इनिशियल वैल्यू और रिस्पॉन्स की इनिशियल वैल्यू और रिस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू में। उसके लिए मुझे ये सब पूरा मींस C ऑफ T निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे ऐसा निकालना है, लिमिट T टेंड्स टू 0 C ऑफ T, इसका मतलब मुझे अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी है C ऑफ T की तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इज इक्वल टू लिमिट, अभी ये इनिशियल वैल्यू है, लिमिट S टेंड्स टू इंफिनिटी S इंटू C ऑफ S। अगर मुझे C ऑफ S पता है, C ऑफ S के साथ S को मल्टीप्लाई करो, फिर क्या लगाओ, लिमिट S टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल वैल्यू मिल जाएगा C ऑफ T का। लेकिन जब इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं तो कंडीशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो वहां पे लगती है वो ये, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। दैट इज कि आपका जो हमने ट्रांसफर फंक्शन देखा G ऑफ S, तो G ऑफ S अपना क्या था, G ऑफ S था n ऑफ S डिवाइड बाय D ऑफ S। इतनी बात हो गई क्लियर। तो जो D ऑफ S, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ DS मस्ट बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ NS। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, वहां फेल कर जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी हम लगाते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। अभी हम पढ़ते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। अभी ये देखो, मैं इसलिए यहाँ पे इस लेक्चर में लेके, वैसे हम इसको पढ़े थे टाइम रिस्पॉन्स में, लेकिन यहाँ पे भी इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो हम बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट में, जो बेसिक्स कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स से जो क्वेश्चन आए, उसमें दो अप्रोच, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं वहां पे सिर्फ अगर आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम पता है तो आप फटाफट ऑप्शन से ही आंसर पता लगा सकते हो। आपको लेंथी प्रोसेस ये सब करने का, इनवर्स लेने का कोई जरूरत नहीं है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम देखो क्या होता है। जैसे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में मुझे क्या चाहिए था, C ऑफ T की वैल्यू चाहिए थी, ST अप्रोच 0। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C ऑफ T एज लिमिट T टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमिट T टेंड्स टू इंफिनिटी C ऑफ T इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू C ऑफ S। अभी देखो इसका भी फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर मुझे फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए रिस्पांस की, अभी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद डिटेल में टाइम रिस्पांस एनालिसिस में। अगर मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए या स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए रिस्पांस का, तो मुझे C ऑफ S तो पता ही है, लेकिन उसका इनवर्स लाप्लास लेके फिर उधर T कोई इंफिनिटी पुट करके ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे C ऑफ S पता है तो डायरेक्ट वहीं से ही मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल सकता हूं। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये अपना हो गया फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल वैल्यू थ्योरम से। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे इसमें कंडीशन थी ऑर्डर ऑफ DS शुड बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ NS। अभी इसमें ये कंडीशन नहीं, इसमें दूसरी कंडीशन है, वो वैलिडेट होगी तो ही हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। तो वो कंडीशन कौन सी है, सपोज हम बोलते हैं कि ये वाला जो फंक्शन आएगा, सपोज अपने पास C ऑफ S था, उसके साथ S हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसमें से क्या बनेगा, एक हम बोल सकते हैं, लेट अस से एक फंक्शन नया बन गया जिसको हम f ऑफ S बोल देते हैं, लिमिट S टेंड्स टू 0 f ऑफ S। ये एक नया फंक्शन बना है। f ऑफ S क्या है, S इंटू C ऑफ S। तो f ऑफ S, अभी f ऑफ S बनेगा, उसमें भी क्या होगा, एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल हो सकता है, एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो सकता है। उसको हम बोलते हैं लेट f ऑफ S इज इक्वल टू n1s डिवाइड बाय d1s। क्योंकि हमने n ऑफ S और d ऑफ S को ऑलरेडी ले लिया g ऑफ S पे, इसलिए f ऑफ S को क्या डिफाइन कर रहे हैं, n1 ऑफ S डिवाइड बाय d1 ऑफ S। इसका मतलब जो f ऑफ S नया फंक्शन बना है, f ऑफ S जो नया फंक्शन बना है, उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को मैंने बोल दिया n1 ऑफ S, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को बोल दिया d1 ऑफ S। अभी कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होगी तो ही फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। दैट कंडीशन इज, जो भी रूट्स आएंगे, रूट्स ऑफ
d1 of s should lie in left half of s plane only। ये बात ध्यान रखनी है हमको। हमने अभी क्या किया था, यहां पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक बार हमने फिर से बनाया अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया एस प्लेन, जिसको बोलते हैं सिग्मा जे ओमेगा। तो ये अपना हो गया एस प्लेन। एस प्लेन में देखो यहाँ पे दो पार्ट है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। ये जो जे ओमेगा एक्स हमारा क्या है, ये यार्डस्टिक है, इसका ही मींस मापने का, इसका ही मींस जो स्टेबिलिटी आगे पढ़ेंगे उसका पूरा किससे डिसाइड होता है। जे ओमेगा एक्स हमारे लिए एक बाउंड्री जैसा काम करता है, एक बेंचमार्क जैसा काम करता है। जो जे ओमेगा एक्सिस है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, जो हमारा प्लेन दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन जो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, उसमें जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं होगा, और जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड वाला पार्ट है उसको बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ प्लेन, उसमें भी जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं होगा। अभी यहां पे हमने देखा था कि रूट्स कैसे हमें प्लॉट करने हैं, तो रूट्स की हमारे केस में लोकेशन आई थी लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो यहां पे जो नया फंक्शन बना f ऑफ s इंटू n1 ऑफ s डिवाइड बाय d1 ऑफ s, d1 ऑफ s इंटू n1 ऑफ s डिवाइड बाय d1 ऑफ s, वो एक्चुअली पोल्स एंड जीरोस नहीं है सिस्टम के। पोल्स एंड जीरोस कौन से होंगे, जो अपना g ऑफ s था उसके जो रूट्स होंगे n ऑफ s और d ऑफ s के जो रूट्स होंगे वो जीरोस एंड पोल्स होंगे सिस्टम के। बाकी ये तो नया फंक्शन ऐसे समझने के लिए बनाया है, ये मैथमेटिकल एक टूल मींस मैथमेटिकली इक्वेशन बना है f ऑफ s इज इक्वल टू n1 ऑफ s डिवाइड बाय d1 ऑफ s। यहां पे ऐसा मत बोल देना कि d1 ऑफ s क्या है, पोल्स ऑफ द सिस्टम। नहीं, पोल्स क्या थे, d ऑफ s के जो रूट्स थे, ये d1 ऑफ s सिंपली हम बोलेंगे क्या है, रूट्स ऑफ d1 ऑफ s। तो यहां पे जो नया फंक्शन बना है f ऑफ s इज इक्वल टू n1 ऑफ s डिवाइड बाय d1 ऑफ s, तो d1 ऑफ s के भी रूट्स निकालो, वो पोल्स नहीं है सिस्टम के, बस d1 ऑफ s के रूट्स निकालो। फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखो वो कहां पे आ रहा है, क्या वो LHP में आ रहा है, अगर LHP में आ रहा है सारे के सारे रूट्स, तो ये इक्वेशन वैलिड है। और अगर RHP में एक भी रूट अगर RHP में आ रहा है तो ये वाला थ्योरम लगा नहीं सकते, वहां पे थ्योरम फेल हो जाएगा। इस थ्योरम के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन जरूरी है कि सारे जो d1 ऑफ s मींस नया फंक्शन बना f ऑफ s इज इक्वल टू s इनटू c ऑफ s, उसमें जो d1 ऑफ s है उसके सारे रूट्स कहां होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में। इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं चलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे भी नहीं चलेगा, ओरिजिन पे भी नहीं चलेगा। ये बात आ गई ना समझ में, कहां पे होना चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में स्ट्रिक्टली, तो ही हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए ये कंडीशन है, फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए ये कंडीशन है। तो अपना यहाँ पे समाप्त होता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम का डिस्कशन। इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम गेट के प्रॉब्लम्स के, कोई भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो गेट के प्रॉब्लम्स के ही देखेंगे। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन किसके थ्रू, गेट के एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि हमारा वहां पे टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। तो यहाँ पे अभी इतना क्लियर होगा। ये ट्रांसफर फंक्शन अभी हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आने वाला उसमें भी एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन जो क्लोज लूप सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो पूरा पार्ट दिया जाता है वो दिया जाता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. लेकिन हम यहीं पे सीख लेंगे पूरा। तो सबसे पहले अभी हम सिस्टम का सिंपली ट्रांसफर फंक्शन ले रहे थे g ऑफ s। तो अभी हम बनाएंगे मैथमेटिकल व्यू ऑफ क्लोज लूप सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल सिस्टम थ्योरी। तो अपने पास हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले अपने पास क्या था, सबसे पहले अपने पास था प्लांट और प्रोसेस, उसको हम देख प्लांट और प्रोसेस। अभी यहाँ पे सब सिस्टम्स है, सब सिस्टम कैसे, कंट्रोलर एक सब सिस्टम है, फिर अपना प्लांट और प्रोसेस एक सब सिस्टम है, और दूसरा फीडबैक जो आ रहा था सेंसर वो एक सब सिस्टम है, ट्रांसड्यूसर एक सब सिस्टम है। उन सारे सब सिस्टम का क्या होगा, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन होगा। उन सारे जो सब सिस्टम है उनका इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन वो क्या दिखाते हैं, हमें पता है एज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम उसको दिखाते हैं। फिर उन सारे
सब सिस्टम का इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन हमको अगर पता होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर हम सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे हम क्लोज लूप सिस्टम लेते हैं। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम का देखते हैं। ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है, कैसे निकालेंगे ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ये सपोज अपने पास ओपन लूप है, जिस ओपन लूप अभी यहाँ पे मैं कंट्रोलर या सेंसर, कंट्रोलर, ट्रांसड्यूसर ये सब इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लांट है, ये प्रोसेस है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s। ये अपना ओपन लूप सिस्टम है। इसमें मैंने इनपुट क्या दिया था, r ऑफ t, उसका लाप्लास क्या होगा r ऑफ s, और ये अपना क्या होगा, आउटपुट क्या आ गया c ऑफ s, जो आउटपुट होगा c ऑफ t। इसलिए मैं चलो यहाँ पे याद करने के लिए लिख रहा हूं c ऑफ t, उसका लाप्लास क्या होगा c ऑफ s। और हम लिख सकते हैं अभी ट्रांसफर फंक्शन देखो कैसे लिखे, कोई भी ब्लॉक दिया हो, कोई भी ब्लॉक दिया हो, उसका ट्रांसफर फंक्शन सपोज g ऑफ s है, तो कोई भी सिस्टम हो, सब सिस्टम हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ट्रांसफर फंक्शन से। हमने प्लांट को किससे रिप्रेजेंट किया है, उसके ट्रांसफर फंक्शन से, g ऑफ s। तो देखो यहाँ पे एरो अंदर कहां से आ रहा है, r ऑफ s से, मतलब ये क्या है, इस ब्लॉक के लिए इनपुट का काम कर रहा है, एरो बाहर आ रहा है, क्या दे रहा है, c ऑफ s। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जो ये ब्लॉक के लिए आउटपुट हम कहां से क्या ले रहे हैं, c ऑफ s, जो किसका लाप्लास है, c ऑफ t का। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो, एक ब्लॉक है, उसमें इनपुट यहां से जा रहा है r ऑफ t, आउटपुट आ रहा है c ऑफ t, r ऑफ s इनपुट का लाप्लास है, c ऑफ t का लाप्लास है। तो हम इस केस में लिख सकते हैं डेट c ऑफ s क्या होगा, r ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन, इट इज r ऑफ s इंटू g ऑफ s। तो हम g ऑफ s क्या लिख सकते हैं, c ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s, जो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, प्रूव किया था कि यही क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम। बस ओपन लूप सिस्टम वो बात ठीक है, लेकिन कोई भी ब्लॉक दिया हो, कोई भी ब्लॉक दिया हो, कहीं भी पूरे कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे कोई भी ब्लॉक दिया हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, g ऑफ s, h ऑफ s, g1 ऑफ s, h2 ऑफ s। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सपोज ये ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ इनपुट जा रहा है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाहर कुछ उसके आउटपुट आ रहा है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो ब्लॉक होगा उसका ट्रांसफर फंक्शन लो, उसको जो इनपुट आ रहा है उस ब्लॉक को, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल किसके मिलेगा, जो उस ब्लॉक का आउटपुट आ रहा है। ये बात आ गई ना समझ में। और एरो की डायरेक्शन से भी पता चलता है ये इनपुट है या आउटपुट है, क्योंकि ये ब्लॉक में देखो ये एरो अंदर जा रहा है, इसलिए मतलब इसको हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। यहां से हम बाहर, एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहां से क्या ले रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं। इतनी बात हो गई क्लियर। तो अभी हम बता दें क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, क्लोज्ड लूप सिस्टम। ये बात हो गई ना क्लियर। अभी यहां पे क्लोज लूप सिस्टम, तो यहां पे देखो क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनाएंगे। क्लोज लूप सिस्टम बनाएंगे तो फीडबैक में क्या आता है, सेंसर आता है। क्लोज लूप सिस्टम मतलब हम फीडबैक लेते हैं। तो यहां पे एक आ गया अपना g ऑफ s, ये अपना क्या है, प्लांट है, प्लांट g ऑफ s। ये अपना यहाँ पे आउटपुट आएगा, इसको बोल देते हैं c ऑफ s। ये हो गया अपना c ऑफ s। यहाँ पे क्या आया, इनपुट r ऑफ s, और यहाँ पे एक आएगा समिंग पॉइंट, यहां से एक सिग्नल जाएगा। समिंग पॉइंट, हम समिंग पॉइंट क्या करता है, एक से ज्यादा सिग्नल, मींस एक से ज्यादा सिग्नल, 2 3 समिंग पॉइंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा सिग्नल, जैसे 2 सिग्नल है, दोनों को सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, 3 सिग्नल का एडिशन ले सकते हैं, 2 सिग्नल को ऐड करके एक को सेपरेट कर सकते हैं। वही ये समिंग पॉइंट का फंक्शन होता है। तो ये अपना क्या है, इसको बोल देते हैं समिंग पॉइंट। ये हमें ध्यान रखना है, इसको कैसे हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अभी देखो ये सब क्लियर हो जाएगा। अपने पास जो यहाँ पे था सेंसर, ट्रांसड्यूसर, जो भी था, वो भी एक सब सिस्टम है, उसके ट्रांसफर फंक्शन को लेटेस्ट से बोल देते हैं, वो क्या है, h ऑफ s। वो अपना क्या है, h ऑफ s। और यहां से हम फीडबैक ले रहे हैं, आउटपुट में किसमें जाएगा, सेंसर में, जिसका अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे सेंसर, प्लांट, प्रोसेस, कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे, ये g ऑफ s ट्रांसफर फंक्शन प्लांट का, अभी याद रख लो, ये किसका, सेंसर और ट्रांसड्यूसर का। तो ये h ऑफ s है, इतना क्लियर हो गया। अभी इसको बोलते हैं, ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसमें हम बोलेंगे जो g ऑफ s है अपना, ये जो g ऑफ s है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। इसको बोलते हैं g ऑफ s को फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, पाथ दैट इज गोइंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो सिमिलरली एच ऑफ एस को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि एच ऑफ एस क्या फंक्शन कर रहा है, फीडबैक लेके यहां पे समिंग पॉइंट पे दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ये वाला पाथ कौन सा है, फीडबैक का ये वाला पाथ कौन सा है, इनपुट से आउटपुट तक जाने का, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। भाई आगे बढ़ो, इनपुट को बोलेगा चलो भाई प्रोसेस करो इसको, आगे बढ़ो और आउटपुट दो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। और ये क्या है, फीडबैक पाथ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एच ऑफ एस को फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ये बात हो गई ना स्टूडेंट्स क्लियर। तो यहां पे ये बात दोनों क्लियर। अभी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है, वो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो ये जो फीडबैक है, कौन से टाइप का फीडबैक है वो देखो कैसे पहचानना है। ये अपना रेफरेंस सिग्नल आ रहा है यहाँ पे आर ऑफ टी यहाँ पे, और यहाँ पे जो एरर सिग्नल जनरेट होता है उसको बोलते हैं ई ऑफ टी, या उसको लाप्लास डोमेन में लिखेंगे तो ई ऑफ एस। और यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट होगा, सी ऑफ टी। तो अभी ये देखो एक यहाँ पे एक और एडवांटेज दिखता है हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सब चीजें अगर हम टाइम डोमेन में बात करेंगे तो रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमें कॉन्वोल्यूशन लेना पड़ेगा, और अगर फीडबैक आ गया पाथ में तो कॉन्वोल्यूशन निकालना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का। लेकिन ये सब चीजें करने से थोड़ा मींस एक डोमेन में से दूसरे डोमेन जाने में हमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही क्या हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। तो एच ऑफ एस, अभी यहाँ पे देखो ये अपना रेफरेंस सिग्नल है, अभी मैं उसको बोलूंगा आर ऑफ एस, अभी आर ऑफ टी सी ऑफ टी ऐसा नहीं बोलूंगा, रेफरेंस सिग्नल क्या है, आर ऑफ एस। उसमें से यहाँ पे सपोज एक सिग्नल ये ई ऑफ टी है, ये वाला सिग्नल नहीं है ई ऑफ टी, जो ये आर ऑफ एस है, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे जो नेट सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा, ई ऑफ टी। तो सपोज इसको हम यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ, उसको बोल देता हूँ सपोज लेट अस से M1 ऑफ एस, M ऑफ एस ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका मतलब जो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, मींस जो ये ब्लॉक है इससे जो आउटपुट जनरेट होगा, जो यहाँ पे फीड हो रहा है वो क्या होगा, M ऑफ एस। वो क्या होगा, देखो मैंने हमें यहाँ पे सिखाया था, ब्लॉक का आउटपुट पहचानना है तो क्या करो, सबसे पहले देखो कि ब्लॉक में इनपुट क्या जा रहा है, यहाँ पे आर ऑफ एस जा रहा था, एरो से देखो कि एरो अंदर कौन सा जा रहा है। तो एच ऑफ एस के लिए एरो अंदर कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से हम सी ऑफ एस ले रहे हैं और ये इसको दे रहे हैं, तो यहां पे क्या आ रहा है, सी ऑफ एस। और सी ऑफ एस यहां से हम आउटपुट से, क्योंकि हम सी ऑफ एस यहां पे फीड कर रहे हैं तो यहां से आउटपुट हम ले रहे हैं फीडबैक के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम टेक ऑफ पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। मींस कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी चीज है वहां से अगर उसको लेके कहीं फीड कर रहे हैं तो उसका मिसयूज कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टेक ऑफ पॉइंट। तो यहां पे आ गया सी ऑफ एस। तो इस सिस्टम के लिए इनपुट क्या है, सी ऑफ एस। तो यहां पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो देखो यहाँ पे क्या होता है, सी ऑफ एस इनपुट मल्टीप्लाई बाय दिस ब्लॉक, जो ब्लॉक है उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे भी देखो इसके लिए इनपुट क्या है, सी ऑफ एस, और ब्लॉक जो है यहाँ पे उसका आउटपुट क्या, ब्लॉक है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या, एच ऑफ एस। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय, इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है, सी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय दिस ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस। इसका मतलब एम ऑफ एस क्या होगा, एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस। इतनी बात हो गई ना क्लियर। अभी यहाँ पे एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस एस डोमेन में बात कर रहे हैं, टाइम डोमेन में नहीं। टाइम डोमेन होता तो कॉन्वोल्यूशन हो जाता। इतनी बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे जो ई ऑफ एस है, जो यहाँ पे ई ऑफ एस होगा वो क्या होगा, ई ऑफ एस होगा अपना जो समिंग पॉइंट है उसका आउटपुट क्या होता है वो जान लो। समिंग पॉइंट का आउटपुट हमेशा होता है वो जो हम उसको इनपुट सिग्नल देते हैं वो अभी क्या दे सकते हैं, उन सारे इनपुट सिग्नल को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उनका जो अलजेब्रिक समेशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो उसका आउटपुट होता है। तो ये समिंग पॉइंट के लिए ये जो प्लस दिखा रहा है इसका मतलब आर ऑफ एस क्या होगा, प्लस होगा, और उसमें से माइनस क्या होगा, एम ऑफ एस, क्योंकि यहां पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस एम ऑफ एस। और दूसरी बात यहां पे नेगेटिव साइन लिया है इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव होता तो बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, लेकिन कंट्रोल थ्योरी में हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अपना रेफरेंस सिग्नल है और ये एक्चुअली जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसका फीडबैक यहां पे आ रहा है। तो हमें क्या एरर देखना है ना, तो कोई भी क्वांटिटी का एरर देखना हो तो दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं, एडिशन नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं,
नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और मेरा यहाँ पे एम क्या है, ओवरऑल ये जो क्लोज लूप सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना, क्योंकि कंट्रोल थ्योरी में अभी आगे जब प्रोसीड करेंगे तो क्लोज लूप सिस्टम का स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन ऐसा ही होगा। सारे जो यहाँ पे सारी चीजें थी फॉरवर्ड पाथ में उसको जी ऑफ एस दिखाया, फीडबैक पाथ में जो सारे सब सिस्टम थे उसका ट्रांसफर फंक्शन ले लिया एच ऑफ एस। अभी मुझे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस। ये ओपन लूप सिस्टम का इसका डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या था, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस। ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसका अभी सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस हमें निकालना है। तो देखो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस एम ऑफ एस। तो एम ऑफ एस हमारा क्या है, यहाँ पे देखो एम ऑफ एस है एस ऑफ एस H of S into C of S। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। ये क्या हो गया E of S, इतना क्लियर हो गया ना। अभी यहाँ पे इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये देखो क्या होगा, E of S is equal to R of S minus H of S into C of S। अभी ये वाला ब्लॉक देखो, ये वाले ब्लॉक के लिए इनपुट क्या आ रहा है E of S, आउटपुट क्या होगा C of S। तो इस ब्लॉक के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इस ब्लॉक के लिए लिख सकता हूं E of S into G of S is equal to C of S। E of S into G of S is equal to C of S। तो E of S मेरा क्या आया, R of S minus H of S into C of S is equal to सॉरी into ये क्या होगा, ये पूरा E of S है into G of S। ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब फंस जाओगे, मिस्टेक हो जाएगी। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए इस क्लोज लूप सिस्टम का C of S डिवाइड बाय R of S। तो एक साइड पे C of S के टर्म्स अलग करूंगा, एक साइड पे R of S के टर्म्स अलग करूंगा। तो देखो कैसे, इसको एक्सपांड करो तो G of S पहला टर्म क्या आएगा, G of S into R of S माइनस H of S into C of S into G of S is equal to C of S। अभी ये वाला जो टर्म है ये इधर ले जाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, G of S into R of S is equal to C of S। ये वाला जो माइनस वाला टर्म है वहां ले जाओ तो ये C of S कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस H of S G of S। इतनी बात हो गई क्लियर। हमें क्या चाहिए, C of S डिवाइड बाय R of S। तो ये क्या होगा अपना C of S डिवाइड बाय R of S क्या होगा, G of S डिवाइड बाय 1 प्लस G of S into H of S। इतनी बात हो गई क्लियर। तो ये क्या था, क्लोज लूप ट्रांसफर। और आपको आई होप ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि हमने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्यों लिया, क्योंकि हमें एरर जनरेट करना है, दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है। ये बात हो गई। टाइम डोमेन में क्या होगा, E of T। तो अपना ये क्लोज लूप सिस्टम है, उसका अपना ये क्लोज लूप सिस्टम था, उसका हमने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया। तो कोई भी क्लोज लूप मॉडल दिखे इस फॉर्म में तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखोगे, G of S डिवाइड बाय 1 प्लस G of S into H of S। कंट्रोल सिस्टम में हमने एक कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिए, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन या प्लांट है उसके ट्रांसफर फंक्शन को हम दिखाते हैं G of S से, और फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन को दिखाते हैं H of S से। चलो हमने कभी ट्विस्ट कर लिया, एग्जाम में कभी ट्विस्ट कर लिया, यहां लगा दिया H of S, इसको बोल दिया H of S, इसको बोल दिया G of S। तो क्या चेंज आएगा, न्यूमरेटर अपना हो जाएगा H of S डिवाइड बाय 1 प्लस G of S into H of S। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H of S, ये क्या हो जाएगा G of S, मल्टीप्लिकेशन विल रिमेन सेम। इतनी बात हो गई ना क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो देखो लास्ट पॉइंट है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, सीरीज एरर है, उसके लिए ये बात पता होनी चाहिए। इसमें जो ये दिख रहा है टर्म G of S into H of S, इसको बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस क्लोज्ड लूप सिस्टम। वो क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो, सपोज ओपन लूप मतलब ये लूप, अभी यहाँ पे ये लूप आ रही है पूरी, ये एक लूप क्लोज्ड है, यहाँ से मैं फीडबैक ले रहा हूँ और यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, तो ये एक लूप बन गई, ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्लोज है, यहाँ का सिग्नल यहाँ पे फीड हो रहा है। सपोज अभी इसको ओपन करना है तो क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। ओपन का मतलब है अभी फीडबैक यहाँ पे समिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है और एरर जनरेट नहीं कर रहा है। सिंपली ये क्लोज लूप सिस्टम में मैंने ओपन लूप सिस्टम बना दिया। कैसे बना दिया, क्लोज लूप कब था, जब फीडबैक पाथ का जो यहाँ पे सेंसर लगाया था वो क्या कर रहा था, फीडबैक ले रहा था और समिंग पॉइंट पे दे रहा था और एरर सिग्नल जनरेट हो गया। लेकिन ऐसा समझो अभी ये फीडबैक पाथ फेल हो गया या ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा, सेटिस्फैक्टरी एरर सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो हम बोलेंगे क्लोज लूप जो सिस्टम था वो टूट गया, फेल हो गया और ये फिर से क्या बन गया, ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम अभी फीडबैक सक्सेसफुली फीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में देखो, अभी यहाँ पे ये देखो, इंट्यूटिवली देखो, सपोज ये R of S है, ये वाला पाथ लो, ये R of S, G of S, फिर यहाँ पे आ गया
मींस यहां तक ऐसा पाथ, ये अपना एरो था, ये एरो सपोज ब्रेक हो गया, समिंग पॉइंट में नहीं जा रहा है, फेल हो गया सिस्टम। तो यहाँ इस पॉइंट पे भी देखो, इस पॉइंट पे आउटपुट क्या जनरेट होगा, इस पॉइंट पे, इस एरो पे, इस केस में जब सिस्टम क्या है, ओपन लूप, क्लोज लूप नहीं है। तो यहां से देखो, ये अभी क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 होगा, आर एस माइनस 0, आर एस, इसका मतलब ई ऑफ एस इस केस में क्या होगा, आर ऑफ एस ही होगा। तो यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो यहाँ पे सिग्नल क्या जनरेट होगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इस ओपन लूप सिस्टम के केस में आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, इसका मतलब इस केस में सी ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसका मतलब इस केस में, ओपन लूप के केस में एम ऑफ एस क्या होगा, एच ऑफ एस, सी ऑफ एस क्या है ओपन लूप के केस में, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। अभी एम ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस क्या होगा, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, जो कि यहां इस ब्लॉक के लिए, अभी मैं ये पाथ ले रहा हूं, ये वाला पाथ ले रहा हूं, इस पाथ के लिए मैं बोल रहा हूं ये इनपुट है अपना आर ऑफ एस और आउटपुट क्या है, एम ऑफ एस। तो एम ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस क्या आया, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इसको हम बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और सिंपली बोलते लिखते हैं OLTF ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। कोई क्लोज्ड लूप सिस्टम है उसका ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। इतनी बात हो गई क्लियर? तो ये हमें देखना है इतनी। तो एक चीज याद रख, 3 चीजें याद रखनी है हमें इसमें। कौन कौन सी? पहले तो क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम मतलब एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलते हैं हम, एम ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, जो कि होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जो ओपन लूप है, उसमें तो फीडबैक है ही नहीं। यहाँ पे हम ऐसा बोले फीडबैक फेल हो गया। एक सिस्टम है जैसे कि पहले लिखा था जी ऑफ एस, उसमें इनपुट था आर ऑफ एस, आउटपुट क्या रहता सी ऑफ एस, तो उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या था, जी ऑफ एस। ये क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज्ड लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये बात हो गई क्लियर? तो इस टाइप का अगर सिस्टम दिखे क्लोज लूप सिस्टम, उसका ओवरऑल मुझे ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। और दूसरी बात, हम जो एनालिसिस करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, मोस्टली आप देखोगे यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब होता है एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, एच ऑफ एस इक्वल टू 1। इसका मतलब जो भी डायरेक्टली आउटपुट में सिग्नल आ रहा है, जो एक्चुअली आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे फीड हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये बात हो गई क्लियर? तो ये पॉइंट एक और ऐड कर लो, व्हेन हम मोस्टली यही चीज पढ़ेंगे, व्हेन h of s is equal to 1, h of s is equal to 1, closed loop system is known as unity feedback system। पूरा लिखना नोटबुक में, यूनिटी, यहां पे जगह नहीं है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ क्लोज्ड लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम। उसमें अगर ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या है, एच ऑफ एस क्या है 1। और कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे बोला है कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, एक क्लोज लूप सिस्टम है, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है, तो हमें क्या बाय डिफॉल्ट मानना है, क्लोज लूप सिस्टम में उसका ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मतलब यही होगा जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अभी उसका बोले क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है इसका लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो, लूप का, तो इसका मतलब बोलेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो। ये बात आ गई ना समझ में? तो ये हम प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप इसको पूरे मींस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पोल क्या है, जीरो क्या है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम हो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। और जो ये वाली पॉइंट आई है ई ऑफ एस, इसको यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, इसके 2 टर्म्स आएंगे, एक एक्चुएटिंग एरर, एक स्टेडी स्टेट एरर, एक्चुएटिंग स्टेडी स्टेट एरर और एक एक्चुएटिंग स्टेडी स्टेट सिग्नल, और दूसरा आएगा स्टेडी स्टेट एरर। उसकी बात हम डिटेल में करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस के बाद। तो ये वाला जो है आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला 3 स्टार, और दूसरा ये वाला भी। ये चीजें आपको इसमें 2 चीजें याद रखनी है। इतनी बात हो गई क्लियर? तो जब नेक्स्ट सेशन होगा, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉब्लम्स पे आएगा, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे
और इसका यूज मैक्सिमम होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जब भी आइएगा तो ये लेक्चर को प्री रिक्विजिट है कि पढ़ के ही आना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको फॉलो करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।